सिंपल लेसन में सबका स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हम ऐसे प्रश्नों से रूबरू होंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बीपीएससी टीआरई के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप +2 दें, 9-10 दें या 6 to 8 या 1 to 5। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? लॉर्ड क्लाइव, गेराल्ड ओंगियार, हम्फरी कुक, जॉब चारनॉक। कलकत्ता की स्थापना 1690 में एक जगह होता था सुतनौती करके, कहीं कहीं सुतानाती मिलता है आपको। सुतनौती को कलकत्ता में बदला गया था। कलकत्ता की स्थापना जो है वो जॉब चारनॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को हम जानते हैं कि 1498 में ये भारत आया और इसने भारत को डिस्कवर किया यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था, पहला यूरोपीय था जो भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था जो 1505 में भारत का वायसराय बन के आया था। अल्फांसो अल्बुकर्क दूसरा वायसराय था और पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। ये 1509 में भारत आया था और इसने गोवा को कब्जे में लेकर गोवा को पुर्तगाली शासन का केंद्र बनाया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत में, बम्बई में, मद्रास में या कलकत्ता में? अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है वो सूरत में था। मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी या इनमें से कोई नहीं? मार्च 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका जो प्रारंभिक पूंजी था वो 65 लाख गिराल्ड था। अगला प्रश्न है कि 1665 ईस्वी में बम्बई को अपने अधिकार में किसने लिया? इन्फेंटा, चारनॉक, गेराल्ड ओंगियार या हम्फरी कुक? चारनॉक को हम जानते हैं कलकत्ता का संस्थापक है। 1665 में बम्बई को अपने अधिकार में लेने वाला गेराल्ड ओंगियार था, जिसे बम्बई का संस्थापक कहते हैं। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? कोचीन, सूरत, पुलिकट या सईदाबाद? डचों ने अपना पहला उपनिवेश जो है वो 1610 में चंद्रगिरी के राजा को इसके साथ समझौता करके पुलिकट में पहला उपनिवेश अपना बनाया था। इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में मुसलीपत्तनम जगह है वहाँ पर बनी थी। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण जब किया था तो वहाँ का गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक, हॉलवेल, आयरकूट, मैथ्यूज़। सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर 16 जून 1756 को आक्रमण किया था। कारण यह था कि फ्रांसीसियों के साथ युद्ध के डर से अंग्रेज जो है वो फोर्ट विलियम की घेराबंदी कर रहे थे, तोप वगैरह लगा रहे थे वहाँ पर। सिराजुद्दौला को यह गलत लगा, उसने अंग्रेज़ों को रोका पर अंग्रेज माने नहीं तो उसने आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ का गवर्नर रॉजर ड्रेक हुआ करता था, जो कि वहाँ से भाग जाता है, सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। 4 दिन बाद 20 जून को 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे हम कालकोठरी की त्रासदी के नाम से जानते हैं। इस घटना को उजागर करने वाला कौन था? हॉलवेल। अगला प्रश्न है कि क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या विल्सन? क्लाइव ने वाटसन के हस्ताक्षर का
प्रयोग किया था, नकली हस्ताक्षर किया था इसने। पूरा रीज़न ये था कि जब सिराजुद्दौला के खिलाफ जब षड्यंत्र होता है तो अमीचंद भी उसमें शामिल होता है, तो वो क्लाइव को ब्लैकमेल करता है कि वो इसका भंडाफोड़ कर देगा, नवाब को बता देगा। तो उसके लिए क्लाइव अमीचंद से समझौता करता है। समझौते के लिए 2 ड्राफ्ट बनते हैं, एक सफ़ेद पेपर पर जो कि असली ड्राफ्ट होता है और एक लाल पेपर पर जो कि नकली ड्राफ्ट होता है। अमीचंद का जो पूरा डिमांड रहता है उसका जो उल्लेख है वो लाल पेपर पर होता है, यानी नकली ड्राफ्ट पर, और वाटसन जो साइन करता है, जो अधिकारी वाटसन होता है, वो साइन करता है सिर्फ सफ़ेद पेपर पर, और लाल पेपर पर क्लाइव खुद साइन करके अमीचंद को दे देता है। यानी कि अमीचंद के साथ जो समझौता होता है वो पूरा फर्जी रहता है। इसी घटना से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि क्लाइव ने किसका जाली हस्ताक्षर किया था, तो वो वाटसन था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। अलीवर्दी खान वो व्यक्ति था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। इसका कहना था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाएगा तो ये काट काट के मार डालेंगे। किस ब्रिटिश प्रशासक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 जो है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कैनिंग, एलनबरो, डलहौजी, डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली वो व्यक्ति था, वो सांसद था ब्रिटिश, जिसने स्वीकार किया कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि कोई धार्मिक विद्रोह या सैनिक विद्रोह। अगला प्रश्न है, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम, ऑकलैंड कॉल्विन, हार्टैग, या इनमें से कोई नहीं? ये आउटरम है। जेम्स आउटरम अवध का चीफ कमिश्नर था 1857 की क्रांति के समय, और यही वो व्यक्ति था जिसने कि डलहौजी को अवध में कुशासन का रिपोर्ट दिया था, जिसके आधार पर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यूज व्हीलर, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, या हैरसे। 1857 की गदर के समय यानी क्रांति के समय सर ह्यूज व्हीलर जो हैं वो कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। इनकी सत्ती चौरा नामक जगह पर हत्या कर दी गई, और इसके बाद कैंपबेल आया जिसने कि 16 दिसंबर 1857 तक कानपुर के विद्रोह को एकदम ख़त्म कर दिया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, कदम सिंह, या लियाकत अली? इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो लियाकत अली ने किया था। यहाँ पर इलाहाबाद में जो विद्रोह था ये जून 1857 में शुरू हुआ था, और लियाकत अली को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित कर दिया गया था। जनरल नील जो था इसने यहाँ विद्रोह का दमन किया था। कदम सिंह जो थे ये मेरठ से विद्रोह में शामिल थे। खान बहादुर खान जो हैं ये बरेली में थे, और बेगम हजरत महल हम जानते हैं कि लखनऊ में। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई, टीटू मीर, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का जो नेतृत्व है वो तीरथ सिंह ने किया था। बिरसा मुंडा जो हैं ये उलगुलान से संबंधित हैं। तीरथ सिंह के एक और नाम से जाना जाता है, वो है उतिरोत सिंह। जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में जो खासी लोग निवास करते थे उस जनजाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1829 से लेकर ये जो खासी विद्रोह था यह 1829 से लेकर 1833 तक चला था। अगला प्रश्न है कि दामने कोह से आशय क्या है? संथाल बहुल क्षेत्र, नागा बहुल क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, या आसाम का क्षेत्र? दामने कोह से आशय है संथाल बहुल क्षेत्र। यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों
के विरुद्ध में। ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है, भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच का, उसको दामनी कोस जाना जाता है। यहाँ पर संथाल जनजाति बाहुल्य में है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अरविंदो घोष, टीपी वारियार, केवी आयंगर या एनी बेसेंट? मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो है ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापित था। इसकी स्थापना जो है ये 1904 में हुआ था। इस नाम से बेसिकली दो संस्थाएं गठित हुई थी। पहला जो था वो मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन था, जिसको कि वरेशलिंगम पंतलू नामक एक थे, 1852 में इन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद 1904 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन के नाम से एनी बेसेंट ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? धर्म सभा की स्थापना जो है ये 1830 में हुआ था। राधाकांत देव वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये बेसिकली ब्रह्म समाज के विरोध में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना किया था। और राधाकांत देव जो हैं ये सती प्रथा के जो बैन लगा, सती प्रथा पर जो बैन लगा, ये इसके विरोध में थे, यानी सती प्रथा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिला? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या आत्माराम पांडुरंग? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, पर इसकी प्रेरणा जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है ये केशव चंद्र सेन से मिला था आत्माराम पांडुरंग को। इसके बाद इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि सन 1851 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? हुआ यह था कि 1872 में एक कानून आता है 1872 में, सिविल मैरिज एक्ट नाम से। इसके हिसाब से 14 वर्ष से कम आयु के लड़कियों का और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त हो गई। लेकिन हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो मान्यता प्राप्त धर्मावलंबी थे, जिनमें कि कम उम्र में बाल विवाह जो था वो जायज़ था, वहाँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और कोई ख़ास फर्क नहीं हुआ भारतीय समाज में। तो आगे चल के B.M. मालाबारी थे, B.M. मालाबारी, इनके प्रयासों से एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, यानी सम्मति आयु अधिनियम आता है 1851 में। 1891 में आता है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, 1891 में है। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों से एक एक्ट आता है। इसके हिसाब से फिर 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां थीं उनकी शादी को बैन कर दिया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था वैराज, स्वराज, विराज या अधिराज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद तब 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा यह प्रयोग किया गया और फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई थी? 1929 का शारदा अधिनियम जो है ये किसके प्रयासों से आया था, पहले ये जान लेते हैं। अजमेर के, राजस्थान में अजमेर के एक निवासी थे, प्रमुख शिक्षाविद भी थे ये, नाम था इनका हरविलास शारदा। इनके नाम पर इसे शारदा एक्ट कहते हैं। 1929 में ये पारित हुआ और इस अधिनियम के द्वारा जो है वो 14 वर्ष आयु कर दी गई न्यूनतम लड़कियों की और 18 वर्ष जो है वो लड़कों की आयु निर्धारित कर दी गई विवाह के लिए। अगला प्रश्न है कि सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था?
मोहम्मद अली ने, अब्दुल लतीफ़ ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने या मौलवी नज़ीर अहमद ने? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया। इसकी जो शुरुआत है वो गुरदासपुर ज़िला के कादियान नामक स्थान से हुआ था, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में एक ख़ास बात यह है कि ये खुद को श्री कृष्ण का अवतार कहते थे। श्री कृष्ण का ये खुद को अवतार बताते थे। अब्दुल लतीफ़ जो हैं ये बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का इन्हें पिता कहा जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण का इन्हें बंगाल में पिता कहा जाता है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का। इन्होंने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। हम आपको एक प्रश्न बता रहे हैं, साथ में कुछ और प्रश्नों को भी लेकर चल रहे हैं, उनसे जो एडिशनल क्वेश्चन जो उनसे निकलते हैं, तो इस हिसाब से हर क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके तैयार हो रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 24 जुलाई 1856 को, 25 जुलाई 1856 को, 26 जुलाई 1856 को या 28 जुलाई 1856 को? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। किसके प्रयासों से पारित हुआ था? वो व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके समय में पारित हुआ था? ये पारित हुआ था डलहौजी के समय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना था कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता है, इसलिए हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और इस वजह से इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, 1870 में, 1895 में या 1875 में? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है 1875 में हुआ था। किसने किया था? वो थे सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के प्रयासों से जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, और 1920 में इसी को हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? भारतीय राष्ट्रवाद का जो पिता है ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग इनके पास टाइटल दे दिए गए हैं इनको। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक ये हैं ही पिता। आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, और इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष कौन थे, तो वो होंगे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया? बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा या गुलामी प्रथा? 1843 का इंडिया एक्ट जो था इसके हिसाब से गुलामी प्रथा यानी कि दास प्रथा को बैन कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया इसे। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे एलन बरो। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया, तो वो एलन बरो थे जिन्होंने समाप्त किया था 1843 में। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बस एक धारा जोड़ दी गई थी 1843 में, और उसके आधार पर दास प्रथा समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ? 1844, 1835, 1833 या 1813? भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम जो है ये 1835 में लागू हुआ था। 7 मार्च 1835 को मैकाले मिनट जो आया था उसको स्वीकृत कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया।
प्राथमिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के या तकनीकी शिक्षा के। 19 जुलाई 1854 को वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है। तो उस बदलाव की समीक्षा के लिए, उस प्रगति की समीक्षा के लिए सन 1882 में एक कमीशन बनता है। उस कमीशन का जो हेड होता है वो हंटर होता है, W हंटर जिसका नाम होता है, ये उसका हेड होता है। और ये जो पूरी कमीशन है ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने के लिए जाना जाता है। इस हंटर कमीशन को ही इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इस हंटर कमेटी को। अगला प्रश्न है, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? दयाराम गिडुमन, D.K. कर्वे, रमाबाई रनाडे या नारायण चंदावरकर? बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये D.K. कर्वे के प्रयासों से हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। मद्रास और बंबई में, गंगा यमुना दोआब में, संयुक्त प्रांत में या बंगाल और बिहार में? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभिक प्रचलन किया गया था प्रारंभिक तौर पर, ये मद्रास और बंबई में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये रैयतों पर आधारित थी, यानी कि यहाँ पर जो लगान वसूली थी ये सीधे सीधे रैयतों से ली जाती थी, किसानों से ली जाती थी। और ये सबसे जो है लचीला, सबसे बेहतर जो है ये लगान व्यवस्था मानी जाती है। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत थी वो कॉर्नवालिस ने किया था, और महालवाड़ी व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1781, 1782, 1784 या 1786 में? पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में पारित हुआ था। इसके बाद 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है। इसके पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया होता है। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है। लॉर्ड कर्जन वो वायसराय था जो ये सारा काम करता है। भारी विरोध के बावजूद वो बंगाल का विभाजन करता है, और ये बंगाल का विभाजन जो है ये राष्ट्रवाद को चरम पर लेकर जाता है। यानी राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ से बहुत चरम पर शुरू होती है। लोगों को समझ में आता है कि अंग्रेज़ जो है ये फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। इस वजह से इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और तरह तरह के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। फिर गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह का दौर शुरू होता है, अलग अलग आंदोलनों, अनशनों का दौर शुरू हो जाता है। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में। और इसके लगभग 10 साल बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनता है जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्थापित किए रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की प्रथम बैठक होती गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, और 1885 में इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने की थी, इसका दूसरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, दूसरा सम्मेलन इसका, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं थे।
अगला प्रश्न, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कब किया? लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, पूना समझौता या शिमला समझौता? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मार्लियामेंटो सुधार के दिन होती है 1909 की। कांग्रेस इसका विरोध कर रही होती है, बाद में जाकर 1916 में यानी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और यहाँ पर मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मंडल जो होता है इसको कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। पूना समझौता हम जानते हैं कि ये BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है, किस पर? दलित निर्वाचन पर। शिमला समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच होता है 1972 में। लाहौर समझौता जो है ये ट्रेन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। ये थे 35 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, BPSC TRE एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।